हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे 360 सेक्शन को। 367 जो कि हमने चैप्टर 27 में सेक्शन 359 तक डिस्कस कर लिया अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम 360 सेक्शन को जानेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास CRPC का डायरेक्ट ले लीजिए, इसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 360 बताता है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी पर्सन को रिलीज करने के लिए उसके प्रोबेशन, उसके गुड कंडक्ट को देखकर, ठीक है। और आफ्टर एडमोनिशन मतलब कि उसको चेतावनी देकर भी छोड़ सकती है। मतलब कि जो 367 है वो किस पर्सन पर अप्लाई होगा, जिसने पहली बार ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसी पर्सन को 367 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और वो उसके गुड कंडक्ट को देखेंगे, उसके कैरेक्टर को देखेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे, तब जाकर उसको आफ्टर एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब है उसको चेतावनी देकर छोड़ देंगे, ठीक है, कि आप आगे से ऐसा ना करें और अपने गुड बिहेवियर को बनाए रखें, ठीक है, अपने गुड कंडक्ट को बनाए रखें। पर्सन पर अप्लाई होगा जिसने पहली बार ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है, व्हेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म 7 ईयर्स और लेस। तो ये फर्स्ट क्लोज में बात की गई है, अगर कोई पर्सन जिसकी एज है 21 ईयर से ऊपर तक की, 20 ईयर से नीचे की नहीं है, जिसकी एज है, ठीक है, और उसको कन्विक्ट किया गया है ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, मतलब उसको पनिश किया गया है विद फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट, जिसकी इम्प्रिजनमेंट होगी 7 साल तक की, ठीक है, 7 साल से कम तक की उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है। और व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, या फिर जो कोई पर्सन है उसकी 21 ईयर्स तक की एज है, मतलब कि 21 ईयर्स से कम की एज है, और या फिर कोई वुमेन है जिसको कन्विक्ट किया गया है ऑफ एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब उसको कन्विक्ट किया गया है पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का उसको पनिश किया गया है। किसको? 21 ईयर्स तक के एज के पर्सन को और वुमेन को, ठीक है। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर, और इन पर्सन को प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं माना, मतलब कि प्रूव नहीं हुआ कि उन्होंने पहले भी ऑफेंस कोई कमिट किया है, प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं थे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, वो प्रूव नहीं हुआ अगेंस्ट द ऑफेंडर। इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट बिफोर विच ही इज कन्विक्टेड, और कोर्ट को यह अपीयर होता है मतलब कि कन्विक्ट करने से पहले, कन्विक्ट करने से पहले अगर कोर्ट को यह अपीयर होता है रिगार्ड बीइंग हैड टू द एज कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स ऑफ द ऑफेंडर, मतलब कोर्ट कन्विक्ट करने से पहले ये देखेगी उसकी एज कितनी है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका एंटीसीडेंट ऑफ द ऑफेंडर कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, एंड टू सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, जिस सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंस कमिट किया है उसको भी देखेगी। दैट इट इज एक्सपीडियंट दैट द ऑफेंडर शुड बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, उसके बाद जो कोर्ट है उसको रिलीज करेगी ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है। तो उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के बेस पर उसको क्या कर देगी, रिलीज। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, तो कोर्ट उसमें सेंटेंस सुनाने की बजाय उस पनिशमेंट की तो उसमें डायरेक्शन दे देगी दैट ही बी रिलीज ऑन हिज एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड, कि वो रिलीज होगा इन एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड, कि वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए विद और विदाउट श्योरिटीज, तब जाकर वो रिलीज होगा, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकते हैं। और वो अपीयर हो एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, मतलब कि जिस पर्सन को रिलीज किया गया है उसको किसके बेस पे किया है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करे विद और विदाउट श्योरिटी, और जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा वो 3 साल तक का होगा, ठीक है, 3 साल तक का उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, और 3 साल तक का अगर कोर्ट चाहे उसको कोर्ट में अपीयर करा सकती है, अगर कोर्ट उसको सम्मन करे, ठीक है, तो उसको आना होगा जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी, ठीक है, तो जैसे भी उसको डायरेक्शन देगी उसको मानना होगा। एंड इन द मीन टाइम कीप द, और उसको क्या करना होगा, अपना गुड बिहेवियर बना के रखना होगा, कीपिंग द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, ठीक है, उसी मीन टाइम में जिस 3 साल तक की जो भी उसको दिया गया है, ठीक है। और फर्दर, और इसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी फर्स्ट ऑफेंडर इज कन्विक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, और प्रोवाइजो में सिंपली ये बात की अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है,
मतलब कि फर्स्ट ऑफेंडर जैसे कि उसने पहली बार ऑफेंस किया है किसी पर्सन ने और वो कन्विक्ट किया गया है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, लेकिन वो स्पेशली एम्पावर्ड नहीं है बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, उसको बाय द हाई कोर्ट उसको स्पेशली एम्पावर नहीं किया गया है कि वो 367 जो 360 सेक्शन है इसके अंडर वो ट्रायल चलाए। एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है उसके ओपिनियन में कि वो अपनी पावर को कन्फर कर सकता है, उसको एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर को, ही शैल रिकॉर्ड हिज ओपिनियन, तो उस केस में वो रिकॉर्ड करेगा अपनी ओपिनियन टू दैट इफेक्ट एंड सबमिट द प्रोसीडिंग टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और उसके बाद वो सबमिट करेगा अपनी प्रोसीडिंग को किसके पास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, उसको ट्रांसफर कर देगा, फॉरवर्डिंग द अक्यूज्ड टू और टेकिंग बेल फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट हु शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2। तो वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड पर्सन को, और फिर उससे उसको फॉरवर्ड करने से पहले उससे बेल के एक वो लेगा बेल बॉन्ड, ठीक है, उसको बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के लिए बोलेगा कि वो अपीयर हो बाद में कहाँ पर, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, ठीक है, टू सच मजिस्ट्रेट हु शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2। तो और फिर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग फिर उसका प्रोसीजर चलेगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो जो सब क्लोज सबसेक्शन 2 है, वेयर प्रोसीडिंग आर सबमिटेड टू ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 1, तो अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास उसकी प्रोसीडिंग सबमिट होगी और उसका ट्रायल चलेगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। सच मजिस्ट्रेट में देयर अपॉन पास सच सेंटेंस एंड मेक सच ऑर्डर एज ही माइट हैव पास्ड और मेड इफ द केस एंड ओरिजिनली बीन हियर्ड बाय हिम, और फिर वो सेंटेंस देगी जो भी उसका ऑर्डर होगा, ठीक है, सेंटेंस के रिगार्डिंग, और वो पास कर सकती है अपनी ओरिजिनली अपनी जो भी उसको हियरिंग होगी, ठीक है, तो वो उसमें सब कुछ करेगी जितनी भी, जैसे कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास उसका ट्रायल चला था, अब फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसमें अपनी सेंटेंस दे सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, एंड इफ ही थिंक्स फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस ऑन एनी पॉइंट टू बी नेसेसरी, और वो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और अगर उसको जरूरी लगता है कि इंक्वायरी की जाए या फिर एडिशनल एविडेंस लिए जाए, एनी पॉइंट टू बी नेसेसरी, जिस पॉइंट में उसको जरूरी लगे, और ही में मेक सच इंक्वायरी टू टेक सच एविडेंस, और फिर वो इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो एविडेंस लेगा खुद, और डायरेक्ट सच इंक्वायरी और एविडेंस टू बी टेकन मेड और टेकन, और फिर वो डायरेक्शन देगी इंक्वायरी के लिए और एविडेंस के लिए, टू बी मेड और टेकन, कि वो इंक्वायरी करे और उसमें एविडेंस ले, ठीक है। और इसमें जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज बात करता है इन एनी केस इन विच ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, तो थर्ड क्लोज सिंपली ये बात करता है अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है थेफ्ट के रिगार्डिंग, या फिर थेफ्ट इन अ बिल्डिंग, या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग, या फिर चीटिंग जो कि अंडर दी आईपीसी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को पनिश किया गया है, पनिशेबल विद नॉट मोर देन 2 ईयर्स, मतलब कि 2 साल तक का किसी पर्सन को पनिश किया गया है, इम्प्रिजनमेंट और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और उसको विद फाइन जो भी उसको पनिश किया गया है, ठीक है, और जिसको पनिश किया गया है, ठीक है, जो भी मैंने ऊपर आईपीसी के जो क्या बताया, थेफ्ट या फिर थेफ्ट इन बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिस ऑपरेशन, या फिर चीटिंग करता है, या फिर 2 साल तक की सजा जिसको मिली है, ठीक है, या फिर विद फाइन उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, तो उस केसेस में उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुई है, उसको पहले कभी कन्विक्ट नहीं किया गया है, वो प्रूव्ड होता है, ठीक है, अगेंस्ट हिम, तो उस केस में द कोर्ट बिफोर विच ही इज सो कन्विक्टेड, इस कोर्ट में उसको ट्रायल चल रहा है, उसको कन्विक्ट करने से पहले क्या देखेगी, इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको ठीक लगता है, हैव रिगार्ड टू द एज, उसके एज से, उसके कैरेक्टर से, उसके एंटीसीडेंट से, उसके फिजिकल और मेंटल कंडीशन से ऑफ द ऑफेंडर, जो वो ऑफेंडर है, ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है, एंड टू द ट्रेवल नेचर ऑफ द ऑफेंस और एनी एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, और जो उसने ऑफेंस कमिट किया है और उसको ये लगता है कि उस सर्कमस्टेंसेस में उसने वो ऑफेंस किया था जो उसका जो कोई बैकग्राउंड कोई वो नहीं है क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगी, उसको रिलीज कर देगी एडमोनिशन पर, ठीक है, आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब उसको वार्निंग देकर छोड़ देगी, ठीक है, कि अपना गुड बिहेवियर बनाए रखे फ्यूचर में, ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट, मतलब कि इंस्टेड ऑफ उसको बजाय सेंटेंस देने के पनिशमेंट के, तो उसको रिलीज कर देगी कोर्ट, ठीक है, तो थर्ड क्लोज सिंपली बात करता है। और जो फोर्थ क्लोज है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, जो हम ये सेक्शन 360 पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो अपीलेट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं रिवीजन की, ठीक है, तो ये फोर्थ क्लोज था।
और जो फिफ्थ क्लोज है, फिफ्थ क्लोज बात करते हैं व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंडर, और जो ऑर्डर पास किया गया अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंडर, ठीक है, तो उसमें हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन में ऑन अपील वेयर देयर इज राइट ऑफ अपील टू सच कोर्ट, मतलब कि तो उस केस में जो भी ऑफेंडर को ऑर्डर पास किया गया अंडर दिस सेक्शन, उस केस में वो अपील कर सकता है, उसका राइट है, राइट टू अपील टू सच कोर्ट, जो भी उसकी सुपीरियर कोर्ट होगी उसके पास। और व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर ऑफ रिवीजन, कौन, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और जो अपीलेट कोर्ट है, और वो सेटिस्फाइड कर सकता है उस ऑर्डर को जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दी थी, ठीक है। एंड लीव ऑफ देयर ऑफ पास सेंटेंस ऑन सच ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसको सेंटेंस पास करने की बजाय उसको रिलीज करेंगे ऑन सच ऑफेंडर अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्लोज था। और जो इसमें फिफ्थ क्लोज में प्रोवाइड है, प्रोवाइड दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट अंडर दिस सबसेक्शन इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑफेंडर वाज कन्विक्टेड, और जिस पर्सन को, जिस ऑफेंडर को कन्विक्ट किया गया था बाय द कोर्ट, और वो इन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि उसको पनिशमेंट जो दी जा रही है वो अपनी जो उसके पास पावर है, ठीक है, तो अपनी पावर से बाहर जाकर वो पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। तो उस केस में जो हाई कोर्ट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में वो उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास या फिर सीजेएम के पास कोई उनके पास पावर नहीं है, तो उस केस में वो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में जाएगा और फिर उनको पनिश देंगे, पनिशमेंट देंगे, ठीक है, उसको जो कन्विक्ट किया गया जिस ऑफेंडर को। और जो सिक्स्थ क्लोज है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 121, सेक्शन 124, सेक्शन 373 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई इन केस ऑफ सीओटी ऑफर्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। जो सेक्शन 121, 124, 373 है, ये सीओटी से रिलेटेड है, ठीक है, जो अपनी सीओटी देता है या फिर रिजेक्ट करती है बाय द कोर्ट, ठीक है, तो उस केस में ये सेक्शन भी अप्लाई होंगे अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, इस प्रोविजन के सेक्शन में। तो ये सेक्शन 3 जो मैंने अभी बताया 121, 124, 373 ये अप्लाई होंगे सीओटी के, ठीक है। और जो सेवंथ क्लोज है, द कोर्ट बिफोर डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सबसेक्शन 1, और कोर्ट ने बिफोर डायरेक्टिंग द रिलीज, तो कोर्ट बिफोर डायरेक्ट मतलब कि उस ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सेटिस्फाइड दैट एन ऑफेंडर और हिज सीओटी has a fixed place of abode or regular occupation in the place for which the court acts or in which the offender is likely to live during the period named for the observance of the condition। तो कोर्ट उस पर्सन को रिलीज करने से पहले, उस ऑफेंडर को रिलीज करने से पहले अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो वो सेटिस्फाई करेगी ऑफेंडर को और उसकी जो सीओटी है, जो बेल एग्जीक्यूट कराई जा रही है, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसकी जो सीओटी है, ठीक है, तो उसके प्लेस को फिक्स करेगी, और जो उसका रेगुलर ऑक्यूपेशन है, जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर वो वर्कर है, ठीक है, उस प्लेस पर, तो कोर्ट उसको उस ऑफेंडर के ड्यूरिंग द पीरियड वो वहीं रहे, ठीक है, ऑब्जर्व करेगी कि, और उसके ऊपर कंडीशन इंपोज कर सकती है कि वो उस कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है। अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो उसके इसमें जो 8th क्लोज है वो 8th क्लोज बताता है, ठीक है, जो 8th क्लोज है वो बताता है इफ द कोर्ट विच कन्विक्टेड द ऑफेंडर, अगर कोर्ट किसी ऑफेंडर को कन्विक्ट करती है, और अ कोर्ट विच कुड हैव डील्ड विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस, ठीक है, और वो डील करती है उस ऑफेंडर का इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल ऑफेंस, इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज रिकॉग्निशंस, और उसको उसने बेल एग्जीक्यूट कराई थी अपनी, ठीक है, बेल एग्जीक्यूट कराने के बाद उसने उसमें जो कंडीशन दी गई थी बाय द कोर्ट, अगर उसने उस कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं किया, वो फेल हो गया, ठीक है, इट मे इशू अ वारंट फॉर हिज एप्रीहेंशन, तो कोर्ट उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट इशू कर सकती है वारंट फॉर हिज एप्रीहेंशन, कि उसको कोर्ट में लाया जाए अरेस्ट करके, ठीक है। तो ये 8th क्लोज था। और जो 9th क्लोज है, एन ऑफेंडर व्हेन एप्रीहेंडेड ऑन एनी सच वारंट, और जो जब 8th क्लोज के अकॉर्डिंग उस ऑफेंडर को एप्रीहेंड कर लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है ऑन एनी सच वारंट, जो भी वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द कोर्ट, शैल बी ब्रॉट फोर्थविथ बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट, और जिस कोर्ट ने वो इशू किया था वारंट, फिर उसी के सामने, उसी कोर्ट के सामने उस पर्सन को लाया जाएगा। एंड सच कोर्ट में आइदर रिमांड हिम इन कस्टडी अंटिल द केस इज हियर्ड एंड एडमिट हिम टू बेल विद सफिशिएंट श्योरिटी कंडीशनड ऑन हिज अपीयरिंग फॉर सेंटेंस, एंड सच कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द केस पास सेंटेंस। तो जब उसको लाया जाएगा कोर्ट के सामने, उसके बाद उसमें कोर्ट देखेगी कि उसको रिमांड पर भेजा जाए, ठीक है, किस कस्टडी में भेजा जाए, जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में, ठीक है, और या फिर उसकी बेल को एडमिट भी कर सकती है, ठीक है, जो भी उसकी श्योरिटी है, अगर उसकी सफिशिएंट श्योरिटी है
तो उस केस में क्या वो सफिशिएंट श्योरिटी दे रहा है? कंडीशन बाय कंडीशनड, जो भी उसकी कंडीशन थी, ठीक है, और वो उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज करेगी अलग से, ठीक है, और उस केस में वो अपियर होगा अगर कोर्ट उसको बुलाएगी। आफ्टर हियरिंग द केस, वो केस को सुनने के बाद वो सेंटेंस पास कर देगी जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, ठीक है। तो ये 9th क्लोज है। और जो 10th क्लोज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट और द चिल्ड्रन एक्ट 1960 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। तो जो 10th क्लोज है जी, जो 10th क्लोज में 2 एक्ट बताए गए हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है। इन 2 सेक्शन के प्रोविजन इस सेक्शन पर कोई अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। जो हम 360 पढ़ रहे हैं इस पर कोई ये जो 2 एक्ट है ये अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर, ठीक है। किस पर्सन के लिए? यूथफुल ऑफेंडर के लिए, ठीक है, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए। तो ये सेक्शन नथिंग अफेक्ट द प्रोविजन, अफेक्ट दिस प्रोविजन। तो ये 360 सेक्शन 360 तक हमने डिस्कस कर लिया है जो चैप्टर 27 है जजमेंट का, ठीक है। तो हम फर्दर सेक्शन को जानेंगे 361 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।